हेडिंग दीजिए शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। लिखिए 412 ईस्वी पूर्व में 412 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश के अंतिम अयोग्य एवं अकर्मण्य शासक नागदशक को जनता ने ही उसके पद से या पदच्युत कर दिया। पद से हटाना, उसके पद से या उसे अपदस्थ कर दिया, रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, अपदस्थ कर दिया, एवं उसके स्थान पर शिशुनाग को कौमा, जो उस समय काशी का गवर्नर था, काशी का गवर्नर था कौमा, राजा बना दिया। राजा बना दिया। लिखिए शिशुनाग एक योग्य शासक, शिशुनाग एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने अवंती पर विजय प्राप्त कर अवंती मगध संघर्ष को अंतिम रूप से समाप्त किया। तो अवंती को मिला लिया। अंग को तो चंद्रगुप्त मौर्य मिला लिया था, नहीं? खैर ये सब पूछता नहीं है, लेकिन बस इससे ये पता चलेगा कि कैसे कैसे बाकी के जनपद को मगध में मिलाया गया। लिखिए इसी समय वत्स एवं कौशल भी मगध में मिला लिए गए।
मगध भी मिला लिए गए। लिखिए, राजधानी वैशाली, राजधानी वैशाली ले जाई गई। मैंने राजधानी कहाँ ले गया गया? वैशाली। तो पूछेगा कि वैशाली को राजधानी किसने बनाया? तो शिशुनाग ने। लिखिए, इसके बाद कालाशोक या काक वर्ण, इसको काक वर्ण भी कहते हैं, लगता है काला होगा। काक वर्ण राजा बना। काकवर्ण राजा बना। लिखिए, इसी के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। सुनिए, बौद्ध संगति क्या होती है? भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध जिस बौद्ध धर्म का अपना सूत्रपात किए, तो उनके मरने के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे, मतलब अनुयायी थे, वो अपने अपने तरीके से बौद्ध धर्म की व्याख्या करने लगे और सब अपने आप को बौद्ध धर्म का मतलब उत्तराधिकारी घोषित करने लगा कि बुद्ध ये कहते थे, बुद्ध ये कहते थे, बुद्ध ये कहते थे। जब विवाद ज्यादा बढ़ जाता था तो उस समय बौद्ध धर्म के जो भी बड़े बड़े संत गुरु होते थे, उन सबका एक सम्मेलन बुलाया जाता था और उसी में तय किया जाता था कि रियल में बौद्ध धर्म का क्या उपदेश है, क्या सिद्धांत है। तो उसी सम्मेलन को बौद्ध संगति कहा जाता है। तो 4 बौद्ध संगति हुआ है। पहला अजात शत्रु के समय हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय हुआ। तो पूछता है इसको, शायद इस बार भी पूछा है कोई बौद्ध संगति इस बार? हाँ, किस, पहला कि दूसरा पूछा है कोई? दूसरे का शायद पूछा है कि बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन है। महाकश्यप क्या हो विशाल? पहले का पूछा था। हाँ, महाकश्यप। दूसरा का सबकामी। ये सब आगे रटवाएंगे, ये सब आता है। तो यहाँ पढ़ लीजिए, या जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे हम लोग तो वहां भी मिलेगा पढ़ने को। लिखिए, 344 ईसा पूर्व में ईसा पूर्व में इस वंश का अंत हो गया। चलिए अब हेडिंग दीजिए, नंद वंश।
आए क्या चीज? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? आया था? आए? ये बीपीएससी में पूछा था। अच्छा, इसका अंतिम राजा कौन था? इसका अंतिम राजा तो मेरे नोट्स में है, यहाँ नहीं दिया है। रुको, कौन था वो इसका अंतिम राजा शिशुनाग वंश का? नाम नहीं आता है? लिख लीजिए कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीय वर्धन को मार के महापदम नंद जो है नंद वंश की स्थापना की। चलिए लिखे नंद वंश। महापदम नंद ने अरे इसमें गलती दिया है, खाना नंद दे दिया है। खाना नंद का बाद में आया सिकंदर के साथ। लिखे महापदम नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की। लिखिए नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें अंतिम शासक घनानंद था। वह अपनी जनता में सर्वाधिक अलोकप्रिय था। वह जनता में सर्वाधिक अलोकप्रिय था। लिखिए उसकी सैन्य शक्ति का प्रभाव, उसके सैन्य शक्ति का प्रभाव इतना अधिक था कि सिकंदर की सेना ने भी मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। देखिए कहा जाता है कि घनानंद ने चाणक्य नामक एक ब्राह्मण
चाणक्य नामक एक ब्राह्मण को दरबार में या दरबार से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। देखिए, इसका बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना करवाया। यदि आप लोगों के पास टाइम हो तो समय हो तो आप लोग उसको देखिए, तब हिस्ट्री जो है अच्छे से समझ में आएगी। अब देखेंगे हम लोग कि मगध जो है कैसे इतना शक्तिशाली बन गया कि सभी जनपदों को जीत गया, सभी जनपद को जीत गया। और मगध की सीमा अब जब घनानंद है और देख रहे हैं हम लोग कि सिकंदर जब आक्रमण कर रहा है, इसका मतलब कि घनानंद की सीमा पश्चिमोत्तर भारत तक चली गई थी, यानी कि इधर के जितने भी जनपद थे सबको घनानंद जीत लिया था। तो चलिए हेडिंग दीजिए, मगध के उत्कर्ष के कारण, मगध क्यों इतना उत्कर्ष किया, कैसे इतना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। लिखिए कि मगध का उत्कर्ष जो हर्यक वंश से शुरू हुआ, जो हर्यक वंश से मगध का उत्कर्ष जो हर्यक वंश से शुरू हुआ, वह नंद वंश तक आकर नंद वंश तक आकर एक निश्चित मुकाम तक पहुंचा। परंतु मगध का यह उत्कर्ष केवल साहसी एवं प्रतापी राजाओं के कारण ही नहीं हुआ, वरन इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व ने भी इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिए इस क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता ने इस क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता ने मगध के शासकों की सैन्य क्षमता मिलिट्री पावर अन्यों से सैन्य क्षमता को अन्यों से बेहतर करने में सहायता दी। टेंथ क्लास में पढ़े होंगे भारत के संसाधन। तो देखिए इधर देखिए, भारत में पहला जो महत्वपूर्ण आयरन ओर बेल्ट था, अब तो चला गया ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा, ये जो ऐसे सर्किल है ना, इसी बेल्ट में आयरन मिलता है बहुत ज्यादा। ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, तो ये मगध के कब्जा में था, ये मगध के कब्जा में था। तो यहां से लोहा निकाल कर, आयरन और निकाल कर, इसे पिघला कर, इससे अच्छा से अच्छा तलवार, भाला, हथियार, रथ है, ये सब बनाया जाता है, जो दूसरों के पास नहीं था। तो आयरन मिलने की वजह से इनकी सैन्य क्षमता बहुत मजबूत हुई। दूसरा कि ये पूरा इलाका फर्टाइल प्लेन है, उपजाऊ मैदान है, तो यहाँ खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती थी। तो सब लोग धनवान था, कोई गरीब नहीं था। बंजर भूमि नाम का कोई चीज ही नहीं था, जमीन ही जमीन था, जिसको जितना जोतना है। लिखिए हाथियों की उपलब्धता ने, हाथी भी थी, हाथियों की उपलब्धता ने सेना की मारक क्षमता बढ़ाई। सेना की मारक क्षमता, तो पढ़े थे ये हाथी दान में दिया था ना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। किसको दिया था? सेल्यूकस को। उधर हाथी नहीं मिलते थे, और हाथी की वजह से सेना ज्यादा ताकतवर हो जाती थी। लिखिए इस क्षेत्र की उर्वरता से, फर्टिलिटी, राज्य को कर वसूलने में आसानी होती थी, टैक्स भी अच्छा खासा मिलता था। जिससे कर वसूलने में आसानी होती थी। भाई उत्पादन होता था तो किसी को देने में कोई कष्ट नहीं था, जिससे एक विशाल स्थायी सेना
विशाल अस्थाई सेना का खर्च वहन करना आसान था। ठीक है, लिखिए इसके अतिरिक्त इसकी दोनों राजधानियां, एक राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र, दोनों राजधानियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरा था। लिखिए, लिखो, राजगीर पहाड़ियों से घिरा था, जबकि पाटलिपुत्रा नदियों से घिरा था। दोनों जगहों पर आक्रमण करना काफी कठिन था। दोनों जगहों पर आक्रमण करना काफी कठिन था। लिखिए, इन कारणों एवं मगध को मिले लगातार योग्य शासकों ने इन कारणों एवं मगध को मिले लगातार योग्य शासकों ने मगध के विकास में योगदान दिया। हाँ, योग्य शासकों ने मगध के विकास में, प्राकृतिक कारण तो थे ही, इसके साथ साथ जो योग्य शासक, प्रतिभाशाली शासक मिल रहे थे, वो इसको बढ़ाए। भाई चाहे किसी के परिवार में कितना ही धन संपत्ति हो, अगर योग्य बेटा न हो तो सब बेच के खा जाएगा, है कि नहीं। अब जिसे अभी देखिए, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, जहां मुकेश अंबानी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, अनिल अंबानी घटते जा रहा है। अनिल अंबानी का सब कंपनी डूब रहा है, सारा कंपनी डूबने के कगार पे है, उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, तो बीच बीच में मुकेश अंबानी उसको बचा लेता है। यानी कि मुकेश अंबानी के अंदर जो मैनेजमेंट क्वालिटी है वो अनिल अंबानी में नहीं। तो अनिल अंबानी वाला सब कंपनी डूबने के कगार पे है। बहुत सारी कंपनियां डूब गई इंडिया में। आपके सामने बिग बाजार का नाम सुने होंगे, डूब गया। बिग बाजार अब मिलता है नहीं। बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का था, इसके मालिक थे किशोर बियानी। तो इसके ऊपर इतना कर्जा हो गया है, मिसमैनेजमेंट हो गया कि अब बिग बाजार डूबने के कगार पे है, कभी भी बंद हो सकता है।
और इसी का कॉम्पिटिटर आप सासाराम में देख रहे हैं, वन इंडिया मार्ट, सिटी कार्ट, V2, V मार्ट। तो बिग बाजार भी रिटेल शॉपिंग था, तो मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। राधा कृष्ण दमानी एक है, उनका है डी मार्ट। यहाँ शायद सासाराम में नहीं है, पटना में भी शायद डी मार्ट नहीं। तो वो लोग दिनों दिन कमा रहा है, तो उन लोगों का मैनेजमेंट अच्छा है, उन लोगों का मैनेजमेंट अच्छा है। वहीं एक कंपनी कमा रही है तो दूसरी कंपनी उसी सेक्टर की डूब रही है, तो डूबने का मतलब कि मैनेजमेंट ठीक है नहीं है। चलिए, तो वही था मगध में, बीच बीच में कुछ नकारा आए, लेकिन फिर जो योग आया, जो घटा पूर्ति था। और दूसरा चीज इनका आगे बढ़ने का कारण और था, जो मेन कारण था कि उस समय ना कोई इनके आसपास कोई प्रभावशाली शासक नहीं था, अकेला थे लोग। कहां किसी का नाम सुनने को मिलता है बाकी से, छोटा मोटा था सब, उसको दबा दबा के अपना ये हो गया। और बाकी ये तो कारण था ही अपना, खास करके लोहा वाला और मैदान वाला, कि अच्छा उपज हो जाता था और लोहा मिल जाता था अपना हथियार बनाने के लिए। चलिए, तो अब आता है मौर्य साम्राज्य। हेडिंग दीजिए मौर्य साम्राज्य, यही मेन है, बीपीएससी में इसी में से ज्यादा आता है, और मौर्य में भी सबसे ज्यादा आता है अशोक से। और मौर्य के बाद तो फिर मगध साम्राज्य का पतन शुरू। पतन होने का क्या कारण हो गया कि अब छोटा 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 इधर उधर शासक आ गया, जा अब लड़ाई झगड़ा शुरू, आपस में लड़ना शुरू, और उस टाइप से कोई योग्य राजा नहीं मिला। लिखिए, मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 181 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 181 ईसा पूर्व। नीचे लिखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्राचीन इतिहास की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्राचीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लिखिए, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहायता से की थी। चाणक्य के सहायता से की थी। चाणक्य के और क्या क्या नाम है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, जो नहीं जानते हैं लिख लीजिएगा। चाणक्य के जो अदर नाम थे विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र।
बीपीएससी में पूछा था कि अर्थशास्त्र में क्या है, तो नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन है ये राजनीति विज्ञान की पुस्तक। इसमें ना उस समय पाटलिपुत्रा का शासन कैसे चलता था उसका विस्तृत जानकारी दिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक थी। लिखिए, हेडिंग दीजिए नीचे, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 बीसी। ठीक है हो, चंद्रगुप्त मौर्य का यही है। डेट ना हो सकता है कि हर पुस्तक में अलग अलग मिले, तो एक रफ आइडिया रखना है। लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 बीसी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। लिखिए, उसके वर्ण के संदर्भ में, जिसको आप लोग जाति कहते हैं, वर्ण भी पहले कहा जाता था, वर्ण ही जाति बन गया। लिखिए, उसके वर्ण के संदर्भ में अनेक विवाद हैं। परंतु अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि वह मौर्य कुल का क्षत्रिय था। मौर्य कुल का क्षत्रिय था। लिखिए, राजा बनने से पूर्व, राजा बनने से पूर्व उसकी मुलाकात सिकंदर से भी हुई थी। देखिए, जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना, भारत की राजनीतिक स्थिति अस्थिर थी। अस्थिर थी मतलब उथल पुथल था, आक्रमण किए हुए था यूनानियों ने। लिखिए, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश का मतलब ये वाला इलाका, उत्तर पश्चिम वाला इलाका। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश यूनानियों की गिरफ्त में था। यूनानियों के गिरफ्त में था।
प्रशासनिक अराजकता का बोलबाला था। मैंने घनानंद तो अपना भोग विलास में पड़ा रहता था, सब जैसे तैसे चल रहा था, जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन घनानंद से बोलने का किसी का हिम्मत था नहीं, अपना चल रहा। लिखिए, प्रशासनिक अराजकता का बोलबाला था, फुल स्टॉप। देखिए, चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र को सबसे पहले यूनानियों के गिरफ्त से मुक्त कराया। इसलिए भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में उसे मुक्तिदाता के रूप में भी माना जाता है। मुक्तिदाता को अंडरलाइन कर दीजिएगा, मुक्तिदाता के रूप में भी माना जाता है। तो इसको यूनानियों से मुक्त कराया, इस पर फिर से कब्जा जमाया, इसलिए इसको मुक्तिदाता कहा जाता है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। उसके पश्चात चंद्रगुप्त ने दक्कन, आदित्य, दक्कन कहाँ है? हाँ, देखिए, इस पूरे को दक्कन का पठार कहा जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो इलाका है दक्कन का पठार कहलाता है। तो जैसे ही दक्कन शब्द बोलेंगे, इसका मतलब कि ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा, ठीक है। लिखिए, दक्कन एवं पश्चिमोत्तर भारत में भी अपनी सत्ता का विस्तार किया। तभी सेल्यूकस को अंडरलाइन करिएगा, सेल्यूकस ने जो सिकंदर का सेनापति था, जो सिकंदर का सेनापति था एवं सिकंदर के मृत्यु के पश्चात उसके भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इधर देखिए, तो सिकंदर जितना इस सब इलाका पर आके कब्जा जमाया था, नाम भूला गया, क्या नाम? सोनाली।
तो सोनाली, सिकंदर इधर किस नदी तक आया था? पोरस तराजा था। किस नदी तक लास्ट वो पहुंचा था? झेलम, ये तो सिंधु हो गया, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्या हो विशाल? रावी पार कर गया था। रावी नदी के तट पर माने ई पार हुआ था कि ऊ पार हुआ था? रावी पार कर गया था। क्या हुआ आकाश? झेलम है? तो लिख लीजिए कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस लौट गई और यही छोटा वाला जो है यही है ब्यास। अब इसके बाद था सतलुज। तो जून जुलाई का महीना होगा तब ना बाढ़ आया होगा। और उस समय तो उसको कोई डैम वैम ये सब तो रहता नहीं था, बाढ़ आता था तो आता था। तो लिखिए, तो सिकंदर के जाने के बाद ये सब इलाका जो सिकंदर जीता था वो सब किसके हाथ में आ गया? सेल्यूकस के हाथ में। लिखिए, यहीं तक ना लिखे हैं भारतीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। हाँ, कौमा पश्चिमोत्तर भारत पर संभवतः पश्चिमोत्तर भारत पर संभवतः 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। आक्रमण किया। लिखिए, इस युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी रहा। परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को सौंप दिए। इधर देखिए, ये अफगानिस्तान लिखा है ना, तो इसी में है सब। काबुल देखिए, काबुल यहाँ लिखा है, कंधार भी यही है, हेरात भी यही है। तो ये काबुल, कंधार और हेरात कहाँ है? अफगानिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है? देखिए, ये पाकिस्तान है ना, वहां देखिए, वहां पाकिस्तान जो पीला वाला हरा वाला है, तो दिख रहा है भारत के पश्चिम में कामिनी पाकिस्तान दिखाई दिया। हाँ, तो देखो, ईरान से जो पाकिस्तान सटा हुआ है वही इलाका है बलूचिस्तान, वही इलाका है बलूचिस्तान। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अब इसका इलाका
अफगानिस्तान तक चला गया। और ये अफगानिस्तान वाला इलाका किससे जीता? सेल्यूकस से, यूनानियों से। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 2 लाइन और है, लिख लीजिए। लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का श्रेय भी दिया जाता है। चंद्रगुप्त को भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब जो चंद्रगुप्त था वो एकदम सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था लागू किया और सारा चीज अपने कंट्रोल में रखा। केंद्रीकृत माने सबको अपने कंट्रोल में रखना और बहुत मजबूत शासन प्रणाली लागू किया। लिखिए, उसके प्रशासन का विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। जिसमें 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों की चर्चा है। तो ये अध्यक्ष और तीर्थ जो हैं अधिकारी होते थे, जिसमें 28 अध्यक्षों एवं 18 तीर्थों की चर्चा है। तो अध्यक्ष और तीर्थ क्या थे? अधिकारी थे। लिखिए, जो विभिन्न विभागों की देखरेख करते थे। जो विभिन्न विभागों की देखरेख करते थे। लिखिए, इसके शासन के विषय में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भी प्राप्त होती है। अंडरलाइन कर दीजिएगा। लिखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत था। चलिए आज इतना पर छोड़ते। इस जगह से आप लोग अपना अपना करेंट देख लीजिए, कल किसको क्या क्या करंट में इंपॉर्टेंट न्यूज मिला था। सबसे एक बार पूछेंगे कि आपको कल क्या मुख्य समाचार लगा।
वो सदफ बोलिए, क्या कल कुछ समाचार मिला? पोलियो का जो V1 वायरस है वो अफ्रीकन कंट्री में देखने को मिला। अच्छा, मंकी पॉक्स इंडिया में भी आ गया? कहाँ? राजस्थान में पहला केस मिल गया। सोनाली, कल क्या अच्छा लगा? विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सम्मेलन हुआ था जिसमें कि भारत से गया था। किसका 75वां हुआ? विश्व स्वास्थ्य सभा यानी उसका हुआ WHO का? WHO का जेनेवा में हुआ था जिसमें कि भारत से पार्टिसिपेट किए थे। तो उन्होंने जो मृत्यु दर रेट जो इंडिया का दिया है उसको उन्होंने निराशा जताया है कि जो दिया गया है वो गलत दिया गया। सालू, आपको क्या मिला? सर यूएसए जो है वो ऐसा बोला कि अगर ताइवान के ऊपर कोई भी हमला करता है तो वो उसकी डायरेक्ट मिलिट्री फोर्स अपनाएगा, यूज करेगा। तालिबान पर? ताइवान पर, हाँ। ताइवान और चीन का भी मामला गड़बड़ हो रहा है। सुप्रिया, बंदरगाह, वेरी गुड। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल, बहुत अच्छा। कहाँ? क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? टोक्यो। टोक्यो कहाँ है सकीना? जापान की राजधानी है। नंदन, टोक्यो जापान के किस द्वीप पर है? 4 द्वीप है मेन, होन्शु, होक्काइडो, शिकोऊ, क्यूशु। तो सबसे बड़ा कौन है? होन्शु का टोक्यो लिखा है ना, तो वही है होन्शु। बहुत अच्छा। देखिए तुम लोग नहीं तो घर में अखबार आता होगा ना? अच्छा, तुम हो, तुम भी नहीं देखी? कोई व्यवस्था बैठा देखने के लिए, है ना? या तो अखबार से देखो या मोबाइल से देखो, चाहे जैसे देखो। मनप्रीत मिला? बोलो, खोज रही है कब से, अब कौन बताया? कर्जा मांग लिया? चलो, क्या हो सोनाली? दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति बदल गए, अब दूसरा राष्ट्रपति बन गया। चलो नंदन, तुम बताओ। नहीं देखा? इतना देर बैठ के ये मोबाइल में क्या देख रहा था? NSDL ने मार्केट पर एकलव्य एक्सप्रेस लॉन्च किया है। ये छात्रों के लिए ऑनलाइन निगम जागरूकता कार्यक्रम जो हिंदी से विशाल, तुम बताओ। अच्छा, चलो तो इसी पर नजर है। बहुत अच्छा, तुम बताओ क्या किया? अब तो मोबाइल तो तुम्हारे हाथ में है, यानी कि सीरियस नहीं हो तो जहां फुर्सत मिलता बैठ के देख लेते। चाहे मनप्रीत अब ये बाजी मार दी, तुम भी मार देते बाजी, कुछ देख के। हाँ, आई हुआ था काम।
और नंबर तो बड़ा तगड़ा ले आते हो भाई टेस्ट में, पढ़ते हो फिर भुलवा देते हो। अच्छा चलो आकाश तुम बताओ। दे दो जाओ नंदन दे दो। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ कैसे पहुंचा रहा है? पाइप से गया तक आएगा? आए पाइप बिछाया है। और योजना का क्या नाम है? ओ चलो आदित्य तुम बताओ। अच्छा अंकित? किसका रिक्रूटमेंट हुआ? अच्छा एसएससी मैंने वहां के लिए बहाली लेगा। ठीक है तुम बताओ कुंदन। हाँ 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 बहुत अच्छा। विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? दावोस। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड।